जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं क्लास 12 का टॉपिक। जो क्लास 12 है, क्लास 12 का जीव विज्ञान। जो क्लास 12 का जीव विज्ञान है, उसका जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो हम बात करेंगे कि जो जीव होते हैं उनमें जनन किस प्रकार होता है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। क्या है सजीव। सजीव का मतलब मित्र होता है जीव। चाहे आप सजीव कहिए चाहे जीव कहिए, बात एक ही है। तो इसका पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि जो सजीव है, कैसे जानेंगे हम इसकी पहचान क्या है। तो देखिएगा, वे पदार्थ जिनमें जान होती है। अब सबको पता है मित्रों कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें पाई जाती हैं उन्हें पदार्थ ही कहा जाता है। जो भी चीज पाई जाती है उन्हें पदार्थ कहा जाता है। यानी क्या है कि वे पदार्थ जिनमें जान होती हैं सजीव कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनमें जान होती है सजीव कहलाते हैं। जैसे में क्या हो गया मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे आदि। यानी ये सभी जो जीव होते हैं मित्रों, यानी ये सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सजीव के। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे जानेंगे कि सजीव ये है कि निर्जीव ये है। तो जो सजीव होते हैं उनके लक्षण भी होते हैं मित्रों। तो आइए देख लेते हैं कि जो सजीव के लक्षण, सजीव के लक्षण, जो सजीव होते हैं उनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। मित्रों, जो सजीव होते हैं उनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला क्या है? वृद्धि। पहला है वृद्धि, दूसरा है सर्जन, तीसरा है श्वसन, चौथा है पोषण, पांचवा है जन्म और छठवां है जनन। तो चलिए एक एक के बारे में हम समझ लेते हैं मित्रों। पहला है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मित्रों कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं कि वृद्धि करते हैं। यानी वृद्धि का मतलब उनका जो शरीर होता है वो विकास करता है, वृद्धि करता है, बढ़ता है। ठीक, जैसे अब मान लीजिए कोई पेड़ पौधा या कोई छोटा बच्चा है, यानी 1-2 साल बाद देखेंगे कि जो उसकी लंबाई रहेगी वो थोड़ा बढ़ जाएगा ना। देखेंगे जो उसकी लंबाई रहती है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं कि वृद्धि करते हैं। यानी उनका जो शरीर का आकार होता है, आकृति होता है, वो बढ़ता ही रहता है। अब ये ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब तक उनके यानी वो समाप्त नहीं हो जाते हैं, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाते हैं, वो तब तक क्या करते रहते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। किंतु जो मनुष्य होते हैं, अन्य जो जानवर होते हैं, वो निरंतर वृद्धि नहीं करते रहते। अर्थात वनस्पति जो होते हैं वो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, और जो जंतु होते हैं वो निरंतर वृद्धि नहीं करते रहते। वो एक निश्चित सीमा तक क्या करते हैं? वृद्धि को करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला हो गया वृद्धि। क्या हो गया? वृद्धि। दूसरा है उत्सर्जन। क्या है मित्रों? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ये होता है मित्रों कि जैसे कोई भी जो जीव जंतु होते हैं भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं। भोजन को अंतर ग्रहण करने के पश्चात यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता था भोजन को खाए पिए, जो भी पचा हुआ नहीं रहता है भोजन, यानी उसे ही शरीर से अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं मित्रों? उत्सर्जन। उसके बाद है मित्रों श्वसन। यानी जो सजीव होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं, साथ सांस लेने की भी क्रिया करते हैं। श्वसन किसे कहते हैं मित्रों? सांस लेने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, रिलीज करने की क्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। उसके बाद मित्रों है पोषण। क्या है अगली? यानी इनका जो लक्षण है पोषण। अब पोषण क्या होता है कि जब कोई जीव भोजन को अंतर ग्रहण करता है, क्या करता है मित्रों? अंतर ग्रहण। अंतर ग्रहण। अंतर ग्रहण करने का तात्पर्य ये होता है मित्रों कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है और उससे जो उसकी शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसका उपयोग कर लेता है। उपयोग का मतलब जैसे हम खाना पीना खाए, हमारे अंदर जो शक्ति मिली, जो ऊर्जा मिली, अब हम उसका उपयोग क्या कर लिए? बोलने में, चलने में, दौड़ने में, टहलने में, यानी उपयोग कर दिए। तो वही क्रिया जो होती है वो पोषण कहलाती है। अर्थात सजीवों में पोषण की भी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद है मित्रों गति। क्या है मित्रों? गति। अगला क्या है? जनन। अब एक बार ध्यान देना मित्रों कि जो सजीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु, एक वनस्पति। जो वनस्पति होते हैं वो गति नहीं करते हैं। ये ध्यान देना, जो वनस्पति होते हैं वो गति नहीं करते। जैसे पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे गति तो करते नहीं, लेकिन वो भी सजीव की श्रेणी में आते हैं। किंतु जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक,
उसके बाद है मित्रों जनन। क्या है मित्रों? जनन। अब इसी के बारे में हम बात करेंगे, फिर भी थोड़ा ये समझ लेते हैं ये जनन क्या होता है। इसी के बारे में हमारे चैप्टर में जो जीवों में जनन है, यही चैप्टर है कि जो जनन होता है वो क्या होता है। उसके बाद यानी ये जनन कितने प्रकार का होता है, इसी के बारे में इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं। चलिए मित्रों देख लेते हैं जनन, कि जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होता है, समझिएगा मित्रों। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है, जनन कहा जाता है, जनन कहा जाता है। अथवा एक इसका मित्रों अथवा भी होता है, यानी चाहे उससे आप बताएं चाहे इसे लिख देते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। देख लीजिए, जब कोई जीव अपनी तरह, जब कोई जीव अपनी तरह संतान उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं, जनन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा मित्रों, बहुत आसान है ये जो जनन है, बहुत ही आसान है, ये ध्यान से समझिएगा मित्रों। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। इस जो आप लोगों को बताया जाएगा जनन के प्रकार बहुत एकदम सरल है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए मित्रों। ध्यान से देखिएगा, क्या है जनन, यानी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। अर्थात यदि कोई भी जीव है अपनी तरह संतान को पैदा कर रहा है या अपनी तरह संतान को उत्पन्न कर रहा है, तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है मित्रों? जनन। यानी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, अर्थात संतान को पैदा करने की प्रक्रिया को ही जनन कहा जाता है। अथवा में है, जब कोई जीव अपनी तरह संतान उत्पन्न करता है, जब कोई जीव अपनी तरह संतान उत्पन्न करता है उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अर्थात दोस्त मित्रों, कोई भी जीव है अगर वह संतान को पैदा कर रहा है, संतान की उत्पत्ति कर रहा है, संतान को उत्पन्न कर रहा है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे मित्रों? जनन। ये बात ध्यान रखिए, फिर से समझिएगा, यानी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। अर्थात कोई भी जीव है अगर अपनी तरह संतान को पैदा कर रहा है, अपनी तरह संतान को पैदा कर रहा है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार एक बात ध्यान से समझिएगा मित्रों, यानी जिस प्रकार जो विज्ञान होता है उसके कई पार्ट होते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं, उसी प्रकार जो जनन होता है उसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस प्रकार विज्ञान 3 प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों जो ये जनन होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। तो आइए समझ लेते हैं क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा मित्रों। पहला है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। उसके बाद मित्रों है दूसरा, क्या है मित्रों? दूसरा लैंगिक जनन। दूसरा क्या है मित्रों? लैंगिक जनन। क्या है मित्रों? दूसरा लैंगिक जनन। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या बात है कि जो जनन होता है, जनन के प्रकार, अर्थात जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसका तात्पर्य ये है।
तो जो जनन होता है मित्रों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। यानी पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला क्या होता है? अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। तो चलिए आइए इनके बारे में भी व्याख्या कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन उत्पन्न करने वाले कौन कौन से जीवधारी होते हैं, लैंगिक जनन उत्पन्न करने वाले कौन कौन से जीवधारी होते हैं, वो किस प्रकार उनमें युग्मक संलयन होता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए मित्रों, तो हम बात करते हैं पहला अलैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक जनन। क्या है मित्रों? अलैंगिक जनन। ध्यान से समझिएगा, ये सभी डिफिनेशन बहुत सरल है मित्रों। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते रहेंगे तो मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि जो ये जनन है, जनन के प्रकार हैं, इन सभी को आप एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा मित्रों। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये क्या होता है? एकल जीव के द्वारा, एकल जीव के द्वारा, एकल जीव के द्वारा संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया, संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, होने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है? एकल जीव के द्वारा संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब कोई एकल जीव, एकल जीव का मतलब कोई अकेला जीव, एकल जीव का मतलब क्या होता है मित्रों? कोई अकेला जीव। यानी जब कोई अकेला जीव, जब कोई अकेला जीव क्या करते हैं? अपनी तरह संतान को पैदा कर देता है, अपनी तरह संतान को उत्पन्न कर देता है, अपनी तरह संतान की उत्पत्ति कर देता है, तो उसी क्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। देख लीजिए कि अलैंगिक जनन करने वाले कौन कौन से जीवधारी होते हैं। जैसे आ गया, जैसे 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 में है मित्रों ईस्ट अमीबा, ईस्ट अमीबा ब्रायोफिलम, ईस्ट अमीबा ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम आदि, ब्रायोफिलम आदि। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है कि यानी जो अलैंगिक जनन करने वाले जीवधारी होते हैं उनमें क्या है? ईस्ट अमीबा ब्रायोफिलम आदि। ये कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो क्या होते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया को करते हैं। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं अलैंगिक जनन। एकल जीव के द्वारा संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अर्थात जब एकल जीव, अकेला जीव क्या करते? संतान को पैदा कर दे, संतान की उत्पत्ति कर दे या संतान को उत्पन्न कर दे, तो उसी प्रक्रिया को, उसी क्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन करने वाले जो जीवधारी होते होता है ईस्ट अमीबा ब्रायोफिलम आदि। एक बात ध्यान रहे मित्रों, क्या ध्यान रखना चाहिए कि नोट पॉइंट पे से विशेष ध्यान देना मित्रों। क्या ध्यान देंगे कि अलैंगिक जनन करने वाले जीवधारी, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करने वाले जीवधारी, करने वाले जीवधारी या जीव द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है कि अलैंगिक जनन करने वाले जीव, अलैंगिक जनन करने वाले जीव द्विलिंगी
होते हैं, अर्थात जो जीव अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, जो जीव अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो क्या होते हैं, द्विलिंगी। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, उभयलिंगी क्या होता है, इन सभी के बारे में अभी हम बताएंगे। थोड़ा इस वीडियो यानी इस जो ये हेडिंग है इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक लिंगी द्विलिंगी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक देख लेते हैं। अब मान लीजिए हो गया ईस्ट अमीबा ब्रायोफिलम आदि। अब ये जो ईस्ट है, जो अमीबा है, जो ब्रायोफिलम है, यानी ये किस तरह क्या करते हैं, अकेले ही अपनी तरह संतान को पैदा कर देते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। और हाँ, एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, पहले लिख देते हैं उसके बाद होता है क्या है कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जीव को क्लोन कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। एक बात ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्या देखेंगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जीव को क्लोन कहा जाता है। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान दीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं, इनमें जो एग्जामिनर आते हैं वो पूछ लेते हैं कि अलैंगिक जनन करने वाले जो जीवधारी होते हैं यानी वो क्या होते हैं, तो आप बता देंगे कि अलैंगिक जनन करने वाले जो जीवधारी होते हैं, जो जीव होते हैं, वो द्विलिंगी होते हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, अगर इस वीडियो को देखे रहेंगे, मेरी वीडियो को, क्या बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जीव को क्लोन कहा जाता है। अर्थात जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि जो अलैंगिक जनन करने वाले जीवधारी होते हैं वो किस प्रकार अपनी तरफ संतान को पैदा कर देते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा मित्रों। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को यानी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में थोड़ा बहुत भी कमी रह जाए। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, एकदम रट उठेगा, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा बस। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए मित्रों ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं मित्रों ये हो गया अमीबा। क्या हो गया, अमीबा। अब ये तो अमीबा हो गया। अब अमीबा में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है मित्रों, केंद्रक। क्या पाया जाता है, केंद्रक। ये क्या हो गया, ये अमीबा का संरचना हो गया। किसका संरचना हो गया, अमीबा का। किसका हो गया, अमीबा का ना। ये तो अमीबा का संरचना हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा मित्रों, अब ये जो है ये क्या है, हमारा केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। अर्थात ये अमीबा में जो ये भाग है वो क्या है, हमारा केंद्रक। क्या है, केंद्रक। बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम रट उठेगा मित्रों। अब ये अमीबा हो गया, अमीबा में क्या पाया गया, केंद्रक। यानी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यानी जो अमीबा होता है जब इसे अलैंगिक जनन की क्रिया करना होता है, जो अमीबा होता है जब इसे अलैंगिक जनन की क्रिया करना होता है तो ये क्या कर लेता है, ध्यान से समझिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले चरण में, ध्यान से समझिएगा। यानी जो ये केंद्रक इसका होता है, इसका जो केंद्रक होता है, इसका क्या होता है, जो केंद्रक, ध्यान से समझिएगा मित्रों, इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा हो जाता है मित्रों। ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाता है, इसका जो केंद्रक होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देखिए पहले वाले में छोटा था, दूसरे वाले में क्या हो गया, बड़ा। यानी इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा हो जाता है। यानी दूसरे चरण में ये होता है, यानी जब ये अब अलैंगिक जनन की क्रिया करना प्रारंभ कर देता है तो इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा हो जाता है। अगले चरण में क्या होता है देखिएगा, अगले चरण में देखिएगा मित्रों, यानी जो इसका केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभक्त होने लगता है। इसका जो केंद्रक होता है वो दो भागों में मित्रों क्या होने लगता है,
विभक्त होने लगता है, दो भागों में क्या होने लगता है मित्रों, बंटने लगता है। विभक्त होने का तात्पर्य ये होता है मित्रों कि इसका जो अमीबा का केंद्रक होता है वो क्या होने लगता है कि दो भागों में विभक्त होने लगता है, अर्थात दो भागों में टूटने लगता है, दो भागों में अलग होने लगता है। उसके बाद क्या होता है मित्रों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मित्रों। उसके बाद ये होता है कि यानी इनके जो केंद्रक होते हैं, इनके जो केंद्रक होते हैं वो क्या हो जाते हैं मित्रों, इनके जो केंद्रक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इनके जो केंद्रक होते हैं वो मित्रों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग होने के बाद यानी क्या हो जाते हैं कि एक जीव अलग हो जाता है और दूसरा जो जीव होता है वो क्या हो जाता है मित्रों, अलग हो जाता है। एक जीव जो होता है वो अलग हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और ध्यान से समझिएगा कि एक में अलग केंद्रक चला जाता है मित्रों, दूसरे में क्या हो जाता है, अलग केंद्रक चला जाता है। एक में क्या हो जाता है, अलग केंद्रक चला जाता है, दूसरे में अलग केंद्रक चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अमीबा सर ऐसे बनाए, दूसरे में ऐसे बनाए, तीसरे में ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, यही सोच रहे होंगे कि ये नहीं जानते थे। जान लीजिए मित्रों कि जो अमीबा होता है वो क्या करता है कि अपने रिक्तिका को कहीं भी बना सकता है, अपने शरीर को यानी कहीं भी किसी भी आकार में क्या कर सकता है, ढाल सकता है। कि जो अमीबा होता है उसका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता है, वो अपने रिक्तिका को कहीं भी बना लेता है। ये बात ध्यान रहे मित्रों। अब क्या हो गया, फिर से समझिए, यानी पहले ये क्या था, अमीबा था, अमीबा में क्या पाया गया, केंद्र, क्या पाया गया, केंद्र। और जब यानी अमीबा को अलैंगिक जनन करना होता है, क्या करना होता है, अलैंगिक जनन, तो पहले चरण में ये होता है कि जो इसका क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होने लगता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद दूसरे चरण में ये होता है मित्रों कि इसका जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभक्त होने लगता है, दो भागों में टूट जाता है। उसके बाद अगले चरण में ये होता है कि जो इसके केंद्रक होते हैं वो दो भागों में विभक्त हो गए रहते हैं, दो भागों में टूट चुके होते हैं। फिर अगले चरण में होता है एक केंद्रक यानी पहले वाले में चला जाता है, दूसरा दूसरे वाले में चला जाता है। मान लीजिए ये तो जनक ही हो गया, क्या हो गया, जनक, यानी तो ये अमीबा ही हो गया। और दूसरा क्या हो गया, जो पैदा होता है। अभी मैं आप लोगों को जस्ट पहले ही बताया था, क्या बताया था कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव को, जीवधारी को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ठीक, अगर ये नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा हम इधर बता देते हैं। क्या कहा जाता है, इसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ठीक, तो ये लगभग आप लोगों को समझ में ही आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो अलैंगिक जनन ये हो गया। अब कि लैंगिक जनन क्या होता है, वो उनमें किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आइए वो देख लेते हैं। जिस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। आशा करता हूं कि ये सब आपको समझ में आएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो चलिए मित्रों देख लेते हैं क्या है अगला, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है लैंगिक जनन। ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से एकदम। जब दो विभिन्न लिंग वाले, दो विभिन्न लिंग वाले, अब दो विभिन्न लिंग वाले क्या होते हैं मित्रों, नर और मादा, नर और मादा। ध्यान से समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब दो विभिन्न लिंग वाले क्या होते हैं मित्रों, नर और मादा, संतान की उत्पत्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को लैंगिक
जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है लैंगिक जनन की जब दो विभिन्न लिंग वाले कौन होते हैं मित्रों, नर और मादा। क्या होते हैं, नर और मादा संतान की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब नर मादा संतान की उत्पत्ति करते हैं उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, यानी जब नर और मादा मिलकर के क्या करते हैं, संतान को पैदा करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं जैसे, यानी उदाहरण के तौर पर कि लैंगिक जनन करने वाले कौन कौन से जीवधारी होते हैं। जैसे हो गए मनुष्य, क्या हो गए मित्रों, मनुष्य। अर्थात जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया करने के पश्चात ही क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है। मनुष्य हो गया, कुत्ता, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है, जैसे में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि, अर्थात ये जो सभी जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं कि लैंगिक जनन की क्रियाओं को करते हैं। कौन से जनन की क्रियाओं को करते हैं मित्रों, लैंगिक जनन की। अर्थात लैंगिक जनन करने वाले कौन कौन से जीवधारी हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि। एक बार फिर से समझना मित्रों, क्या है लैंगिक जनन में जब दो विभिन्न लिंग वाले क्या होते हैं मित्रों, नर और मादा। क्या होते हैं, नर और मादा। अर्थात नर और मादा जब संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन उत्पन्न करने वाले जो जीवधारी होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि। अर्थात मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि जो होते हैं वो सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन की क्रियाओं को करते हैं। एक बात ध्यान रहे कि अब लैंगिक जनन जो क्रिया करते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं मित्रों। अर्थात जो एक जीव होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं ये समझ लेते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्या है कि जैसे हो गए ये नर और ये मादा। समझिएगा ध्यान से मित्रों कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। मान लीजिए ये नर, ये मादा, यानी नर और मादा जब मिलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होता है। क्या होता है मित्रों, संतान। अर्थात नर मादा जब आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है, संतान उत्पन्न होता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मित्रों, लैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखिए विभिन्न लिंग वाले, अर्थात नर अलग लिंग वाले होते हैं, मादा अलग लिंग वाले होते हैं। अर्थात जो इनका जेंडर होता है, जो लिंग होता है वो चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। अर्थात जब नर और मादा मिल करके क्या करे, संतान को पैदा करे, संतान की उत्पत्ति करे, संतान को उत्पन्न करे, तो उसी क्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार किसमें होता है, मनुष्य में, कुत्ता में, बिल्ली में, भेड़ में, बकरी में आदि सभी में इसी प्रकार का जो क्रिया होता है वो होता है। तो चलिए अब एक मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया था, क्या बताया था कि जो जनन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लेकिन क्या होता है, जिस प्रकार विज्ञान के कई पार्ट होते हैं लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार यानी जो जनन होता है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। लेकिन इनमें होता क्या है कि अलग से इससे कुछ और पार्ट हैं जो जनन के ही अंतर्गत आते हैं। तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। क्या है, चलिए समझिएगा मित्रों, है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है मानसिक जनन। अब मानसिक जनन होता क्या है, जब मादा नर के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देती है, संतान की उत्पत्ति कर देती
है उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को, एक ही मतलब है तो ध्यान से देखिएगा, यानी उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। अनिषेक जनन कहा जाता है। अनिषेक जनन कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्या है कि जब मादा नर के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देती है, संतान को पैदा कर देती है, संतान को उत्पन्न कर देती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है। तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अलैंगिक जनन में भी तो एकल ही जीव था, इसमें भी एकल जीव केवल मादा है। तो उसमें मैं आप लोगों को क्या बताया था कि एक अलैंगिक जनन जो करने वाले जीवधारी होते हैं वो क्या होते हैं? द्विलिंगी। क्या होते हैं? द्विलिंगी। क्या होते हैं मित्रों? द्विलिंगी। लेकिन इसमें क्या नाम आया है? केवल मादा। क्या नाम है? केवल मादा। अलैंगिक जनन में भी केवल एकल जीव था, इसमें भी केवल एकल जीव है। लेकिन अंतर यह है मित्रों कि अनिषेक जनन में केवल मादा अपनी तरह संतान को पैदा करती है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता था? मैं आप लोगों को बता दें, जो जीव था वो क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी। तो आपको अभी द्विलिंगी के बारे में भी बताया जाएगा, पहले ये समझ लेते हैं। क्या मित्रों, यानी जब मादा नर के बिना ही संतान को उत्पत्ति कर देती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है। आइए चलिए देख लेते हैं जैसे, यानी कौन कौन से जीवधारी होते हैं जो अनिषेक जनन की क्रिया करते हैं। जैसे हो गया छिपकली। बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों, जैसे क्या हो गया? छिपकली। मित्रों जो छिपकली होती है वो क्या करती है? नर के बिना ही क्या कर देती है? अपनी तरह संतान, यानी एक छिपकली को जन्म दे देती है। जो अनिषेक जनन करने वाले जीवधारी होते हैं मित्रों, वो लैंगिक जनन की भी क्रिया करते हैं और अनिषेक जनन की भी क्रिया करते हैं। ये ध्यान रहे मित्रों, यानी जो अनिषेक जनन की क्रिया करते हैं वो लैंगिक जनन की भी क्रिया करते हैं। उसके बाद हो गया मधुमक्खी। क्या हो गया मित्रों? मधुमक्खी यानी छिपकली, मधुमक्खी, रोटीफर्स आदि। अर्थात ध्यान से समझिएगा मित्रों, यानी अलैंगिक, यानी क्या बताया कि अनिषेक जनन अलैंगिक जनन में यही अंतर है कि इसमें मादा और उसमें यानी द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी क्या होते हैं अभी बताया जाएगा। अब देखिए छिपकली, मधुमक्खी, रोटीफर्स आदि, अर्थात छिपकली, मधुमक्खी, रोटीफर्स आदि जो कुछ ऐसी मादा होती हैं जो नर के बिना ही क्या कर देती हैं? अपनी तरह संतान को पैदा कर देती हैं। आशा करता हूं मित्रों समझ गए होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि अनिषेक जनन के बाद एक और कौन सा जनन है, यानी जो जनन के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है? कायिक जनन। क्या है मित्रों? कायिक जनन। ध्यान से समझिएगा मित्रों, कायिक जनन क्या होता है? पौधों के कायिक भाग, पौधों के कायिक भाग क्या होते हैं मित्रों? जड़, तना, पत्ती, शाखा। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है? पौधों के कायिक भाग। पौधों में कायिक भाग क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती, शाखा। क्या होता है मित्रों? शाखा आदि के द्वारा, यानी पौधों के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, शाखा के द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कायिक जनन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है कि पौधों के कायिक भाग क्या होते हैं मित्रों? जड़, तना, पत्ती, शाखा के द्वारा नए पौधे
के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, शाखा के द्वारा नया पौधा उत्पन्न हो जाता है तो उसी क्रिया को या पेड़ के निर्माण की उसी प्रक्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। जैसे क्या होता है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। जैसे में आ गया, जैसे हो गया मित्रों गुलाब, क्या हो गया मित्रों गुलाब, गुड़हल, उसके बाद क्या हो गया गन्ना, क्या हो गया मित्रों गन्ना आदि, ध्यान से समझिएगा मित्रों। क्या है, जैसे गुलाब, गुड़हल, गन्ना आदि। अब गुलाब क्या, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यानी जो गुलाब होता है, यदि गुलाब के टहनी को अर्थात शाखा को काट दिया जाए और काट करके कहीं दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है मित्रों कि एक नया गुलाब का फूल उत्पन्न, यानी नया गुलाब का पेड़ उत्पन्न हो जाता है। उनमें नए नए गुलाब के जो होते हैं फूल उत्पन्न होने लगते हैं। ध्यान से समझिएगा मित्रों। क्या हो गया, किसी यानी गुलाब का जब टहनी होता है उसे काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। काटने के बाद नए स्थान पर लगा दिया जाता है। तो जब यानी नया गुलाब का पेड़ पौधा उत्पन्न हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। उसके बाद है मित्रों गुड़हल, यानी ठीक इसी प्रकार गुड़हल का भी होता है कि गुड़हल के टहनी को काट के कहीं लगा दिया जाता है तो उससे नया गुड़हल का यानी जो पेड़ होता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो वही क्या क्या कहलाता है, कायिक जनन। उसके बाद है मित्रों गन्ना। क्या है मित्रों, गन्ना में क्या होता है मित्रों पता है, यानी जो गन्ना होता है इसके तने को, गन्ने के तने को क्या कर दिया जाता है, काट कर यानी खेतों में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, नए गन्ने का जो पेड़ होता है वो उग जाता है। इससे क्या होता है कि नया जो गन्ना होता है, समझिएगा मित्रों। क्या होता है कि गन्ने को अगर उसके तने को काट कर लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, नया जो पौधा होता है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी वह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, कायिक जनन। तो मित्रों आशा करता हूं कि ये आप सभी को जो ये पूरा वीडियो था आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बात ध्यान रखें मित्रों, अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी। क्यों, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो ज्यादा समय हो गया है मित्रों, तो इसीलिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में। क्या बात करेंगे कि द्विलिंगी क्या होता है, एक लिंगी क्या होता है, उसके बाद निषेचन क्या होता है, निषेचन कहाँ कहाँ होता है, और निषेचन की यानी क्या क्या व्याख्याएं होती है, निषेचन के पहले क्या क्या घटनाएं होती है, निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन सभी के बारे में हम अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं मित्रों कि आप सभी को समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, यानी अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।